डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही इजी वे से। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का दूसरा नाम है कॉम्बिकेम। कॉम्बिकेम भी कहते हैं इसको, ये याद रखना। और इसे सबसे पहले दिया गया, इन्हें इंट्रोड्यूस किया ब्रूस मैरीफील्ड। आपने मैरीफील्ड सिंथेसिस सुना होगा, मैरीफील्ड पेप्टाइड सिंथेसिस। तो वो इसने शुरू किया था, किसने? मैरीफील्ड ने, ब्रूस मैरीफील्ड। यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली यहाँ से आया। और ये कब किया गया था? 1963 में। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जो ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, ये जो मेथड है, ये 1990s में एडॉप्ट किया गया। यानी उसके बाद में ये इंडस्ट्री वालों ने भी फॉलो करना शुरू किया। एक्चुअली कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या है ये मैं समझा दूंगा आपको। पहले कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री एक टेक्निक है, यानी एक तरीका है, एक मेथड है, जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड रहते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं लेकिन फर्क रहता है उनमें, वो हम कंपाउंड्स एक ही साथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स लूँगा, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं अलग अलग ऑथर्स की लेता हूँ तो मैं बोलूँगा कि दीज आर डिफरेंट बुक्स बट स्ट्रक्चरली रिलेटेड। यानी इनमें ये ऑर्गेनिक की ही है लेकिन है तो डिफरेंट। किसी ने कोई अलग कंसेप्ट लिखा हो, किसी ने कोई अलग कंसेप्ट, इन्हें फ़र्क तो रहेगा। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या रहता है, इसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं एट अ टाइम जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड रहते हैं। ये मैं समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले समझेंगे हम कॉम्बिनेटोरियल का मतलब क्या है। कॉम्बिनेटोरियल का मतलब रहता है इन्वॉल्विंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये मैं समझा दूंगा आपको अब आराम से, मतलब तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका ये है कि डिफरेंट कंपाउंड्स एट अ टाइम बनाओ अंडर सिमिलर कंडीशंस। समझ में आया? तो मैं ये कह सकता हूँ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड साइमल्टेनियसली, यानी एट अ टाइम in same time and submitted for biological evaluation। ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स एक साथ बनाते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। यानी इससे हमें हमारा टाइम बच जाता है। ठीक, समझ में आया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि की क्या है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की, तो शायद आपको समझ में आया होगा कि सिंथेसिस है इसमें मेन की। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स अंडर सेम कंडीशंस एट अ टाइम हम डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और उसके बाद में सबमिट दोज कंपाउंड्स फॉर बायोलॉजिकल इवेल्युएशन मतलब हम कंपाउंड्स बनाते हैं और उसके बाद में उनका एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एप्लीकेशन लिखूंगा मैं, फॉर एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है, ये सबसे पहले अप्लाई की गई थी ड्रग सिंथेसिस में। कहाँ पे? ड्रग सिंथेसिस, ड्रग्स में। यानी हमें कोई ड्रग मॉलिक्यूल ढूंढना है, कोई दवाई ढूंढनी है, ठीक है। जिस तरह कोविड है आजकल, अगर हमें कोविड के लिए कोई ड्रग मॉलिक्यूल ढूंढना है, मतलब बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि हम जाके गए और एक मॉलिक्यूल बनाया, वो हमें मालूम है कि वो कोविड के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम कोशिश करते हैं कि पहले कोविड का जो वायरस है उसको समझें। उसके बाद में हम एक टारगेट करते हैं कि इसको हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये सोचते हैं हम पहले। उसके बाद में क्या करते हैं, हम उस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स एक नहीं बनाते,
हम लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या मैं बोलूँगा कि हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद में उन मॉलिक्यूल्स को उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। यानी हम ऐसा नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक, उसके बाद में उनको कोविड के ऊपर टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे उन मॉलिक्यूल्स में से कोविड के को कंट्रोल कौन करता है। उसके बाद में उस मॉलिक्यूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखे जाते हैं और उसके बाद में उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ। ये जो ना, इस ड्रग के ऊपर हम बात को समझेंगे, लेकिन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ ड्रग्स तक की महदूद नहीं है। समझ में है ना? ड्रग्स तक की महदूद नहीं है। आजकल पॉलीमर्स में या फिर जो हमारे पास में सिरामिक्स है, सिरामिक्स या फिर सेमी कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, इन सब की सिंथेसिस के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। कौन? कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में किया गया इस्तेमाल? ये ड्रग सिंथेसिस में। और ड्रग सिंथेसिस मैंने बताया आपको किस तरह होती है। ठीक है, मैं पहले आपको एक पुराना तरीका बताता हूँ, उसके बाद में हम बात को समझेंगे। ठीक है, अब देखो, ट्रेडिशनल जो तरीका है या जो कन्वेंशनल मेथड, पुराना तरीका, वो मैं बताता हूँ कैसे। सपोज हमें कोविड को टारगेट करना, कोविड के लिए ड्रग बनाना है। ठीक है, एक ड्रग बनाना है किसी बीमारी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, हमें मालूम है कि ये मॉलिक्यूल इस तरह होना चाहिए और ये टारगेट पे काम करेगा, यानी कोविड को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि टारगेट रिलेटेड, यानी कोविड के रिलेटेड, कोविड को पहले जांचते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसके साथ में इंटरेक्ट कौन कर सकता है। ये मैंने अभी भी बताया है ना। तो इंटरेक्ट किस तरह का ड्रग कर सकता है, हम उस तरह के ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। हम सपोज हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स को एक एक करके बनाते हैं पहले। ट्रेडिशनली ये बनाया पहले एक मॉलिक्यूल, उसको बाद में प्यूरिफाई किया या पहले आइसोलेट किया। आइसोलेट के बाद में हमने सपोज वर्कअप यानी प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद में उसको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद में एनालाइज किया, यानी उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखा हमने, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह की है ना। उसके बाद में हमने उसका एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। एक मॉलिक्यूल बनाया, उसको ऐसे किया, उसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल, फिर चौथा मॉलिक्यूल, फिर पांचवा मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन चलो हम बाद में साथ में देखते, लेकिन जब हम सिंथेसिस करते हैं ना, तो हम एक एक करके करते हैं। पहले इसकी करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर और एक मॉलिक्यूल को प्यूरिफाई करेंगे, फिर और एक मॉलिक्यूल को, फिर और एक मॉलिक्यूल को, फिर और एक मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। समझ में आया? यानी हम ट्रेडिशनल में पहले कंपाउंड बनाते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं कंपाउंड, प्रिपेयर, उसके बाद में प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई, उसके बाद में उसको टेस्ट करते हैं कि किस काम के लिए हमें ये लगाना है। समझ में आया ना? अब मान लीजिए ये जो हज़ारों मॉलिक्यूल है, हज़ारों मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल जो हमें दिखता है कि एक्टिविटी दिखा रहा है, उस मॉलिक्यूल में बोलूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये लीड मॉलिक्यूल है। लीड मॉलिक्यूल यानी हमें रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल मिल गया। समझ में आया? तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब दिखाता हूँ मैं कॉम्बिनेटोरियल मेथड क्या है। ठीक है, देखो कॉम्बिनेटोरियल में क्या करते हैं हम, ये मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया, या ट्रेडिशनल में हम सपोज A + B मिलाएंगे, ये देगा हमें AB। ठीक है, फिर A1 + B1 मिलाएंगे, ये देगा A1 B1। फिर A1 + B2 मिलाएंगे, ये देगा हमें A1 B2। इनको हम अलग अलग एक एक करके बनाते हैं। लेकिन कॉम्बिनेटोरियल में ऐसा नहीं होता। देखो कॉम्बिनेटोरियल में क्या होता है। कॉम्बिनेटोरियल में सपोज हम लेंगे A1 A2 A3 एट अ टाइम। ठीक, फिर लेंगे इसके साथ में B1 B2 B3, ये लेंगे हम सब एट अ टाइम। इसको हम एक एक करके करते हैं। पहले ये रिएक्शन करेंगे, उसके बाद में ये,
उसके बाद में ये, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक साथ कर सकते हैं, जैसे हमने सबको मिला दिया साथ में। तो पॉसिबिलिटी क्या है, फिलहाल मैं आपको एक रफ एग्जांपल बताता हूँ। पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे बन सकता है A1 B1, राइट, ये और ये मिल सकता है ना, A1 B2 यानी ये और ये मिल सकता है, A1 B3 ये और ये मिल सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे A2 B1 है ना, A2 B2 A2 B3 मिल सकता है ना। फिर यहाँ पे A3 B1 A3 B2 A3 B3, इस तरह हमको एक साथ, मैं बोलूँगा एक ही वेसल में, यहाँ पे अलग अलग वेसल्स है ना, पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, यहाँ पे हमें एक साथ 9 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, एक ही वेसल में 9 मॉलिक्यूल्स, 9 मॉलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट, इस मिक्सचर को हम इसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे। टेस्ट करने के बाद में अगर हमें लगता है कि ये काम कर रहा है, उसके बाद में हम प्यूरिफाई करेंगे, प्यूरिफाई अलग अलग करेंगे। यहां पे क्या होता है, यहां पे हम पहले बनाते हैं सिंथेसिस, उसके बाद में प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो, मान लो हमने सिंथेसाइज किए 1000 मॉलिक्यूल, तो 1000 मॉलिक्यूल्स के लिए टाइम लगेगा, फिर रिएजेंट्स लगेंगे, ठीक है, फिर उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन के लिए सॉल्वेंट्स लगेंगे, ठीक है, क्लियर। और अगर बाद में इतने 1000 मॉलिक्यूल बनाने के बाद में भी हमें ड्रग मॉलिक्यूल नहीं मिला, तो सारा काम जो है ज़ाया, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आप एक साथ इतने सारे, मतलब ए के जो ना, ए मान लो आर, ये समझाता हूँ मैं, मान लीजिए ये एल्डिहाइड्स हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं, और ये है मान लीजिए एनिलीन के डेरिवेटिव्स। आप इन दोनों को मिला के इमाइन्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इमाइन्स। तो आपको एक ही टाइप का इमाइन नहीं मिलेगा, आपको मिलेंगे 9 टाइप के इमाइन। इस तरह से जितना आप इनके डेरिवेटिव्स मिलाएंगे, इतने डेरिवेटिव्स मिलाएंगे एक साथ, आपको उतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस मिलेंगे एक साथ, एक ही वेसल में, राइट। उसके बाद में आप उस मिक्सचर को उठाओ और टेस्ट करो। यहाँ पे आपको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उठाओ टेस्ट करो। अगर ये काम कर जाता है, अब थोड़ा थोड़ा बनाओ, अगर ये मिक्सचर काम कर जाता है, यानी ये उस काम के लिए सूटेबल है, मान लीजिए हमने ड्रग बनाना है और वो उस ड्रग की तरह काम करता है, तो उसके बाद में हम देखेंगे, हम इसको अलग अलग करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा इन कॉम्बिनेशंस में एक्चुअली कौन सा कॉम्बिनेशन है जो लीड है, यानी जो एक्चुअली काम करता है। हमने तो मिक्सचर दिया, मिक्सचर में सब होंगी, मिक्सचर में वो दवाई भी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे काम सिर्फ दवाई करेगी, लेकिन हमने सारा मिक्सचर दे दिया। अब उस मिक्सचर में से वो दवाई हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम पहले ही सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। समझ में आना इन्हें, यहाँ पे इतना सारा ज़ाया हो जाता है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल मेथड और कॉम्बिनेटोरियल में। ये मैं आगे भी समझा दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे हम एक टाइम पे एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहाँ पे मैनी मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम बनाते हैं कॉम्बिनेटोरियल में, राइट। यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके बाद प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं एक एक करके। यहाँ पे बना दिया, पहले टेस्ट करेंगे, अगर वो काम करता है उसके बाद में ही प्यूरिफाई करेंगे। यहाँ पे बनते जितनी देर में 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, यहाँ पे उतनी देर में यहाँ पे 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कन्वेंशनल मेथड जो है ये स्लो लीड जनरेशन है, यानी हमें जो रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल है उसके लिए हमें टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट हो जाता है, फास्ट
यहाँ पे हमने बनाया मिक्सचर, उसमें चेक करेंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो फेंक देंगे, राइट। यहाँ पे फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो। सपोज हमने 1000 मॉलिक्यूल बनाए और उनमें 1000 में से किसी भी मॉलिक्यूल ने काम नहीं किया तो ये पूरा मेहनत ज़ाया। यहाँ पे लो रिस्क है। यहाँ पे हम मान लीजिए 1000 सा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन हमें तो रिएजेंट्स जो वो कम लगते हैं, राइट, पहले ही, और रिएक्टेंट्स कम लगते हैं और एट अ टाइम बनाते हैं। और दूसरी बात, हम पहले चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है, उसके बाद में उस पर मेहनत करते हैं। यहाँ पे पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं। यहाँ पे पहले चेक, उसके बाद मेहनत। समझ में आना? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों जो है ना वो लीड मॉलिक्यूल के चक्कर में रहते हैं। लीड मॉलिक्यूल मीन्स रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल जो है हमारा, जो हमारे एप्लीकेशन के लिए फिट होता है, उसको बोलते हैं हम लीड मॉलिक्यूल, राइट। यहां तक तो समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सपोज करते हैं हमें बनाना है चालकोन। एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज करता हूं मैं सिंथेसिस ऑफ चालकोन। ये चालकोन है, मेरी बात गौर से सुनना। हम लेंगे पहले एक सिंपल एस्टोफिनोन, एक बेंजल्डिहाइड, एक सिंपल चालकोन बन जाएगा, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथेनॉल और DMF लेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा, चालकोन मिल ही जाता है, ठीक है। अगर मैं कन्वेंशनल मेथड से करूँ, कन्वेंशनल मेथड, मैं पहले ये चालकोन बनाऊंगा, उसके बाद में और एक रिएक्शन लूंगा। सपोज इसमें मिथाइल लिया, इसमें ऑर्थोक्लोरोबेंजल्डिहाइड लिया, फिर दूसरा चालकोन बन गया, ठीक। उसको प्यूरिफाई करूंगा, उसके बाद में उसको साइड में रख देंगे। उसके बाद में तीसरा बनाने के लिए फिर से तीसरी रिएक्शन लगाऊंगा, ठीक। सपोज ऑर्थोमिथाइल है यहाँ पे, एस्टोफिनोन यहाँ पे है, पैराक्लोरो, फिर मुझे एक नया चालकोन मिल जाएगा, फिर मैं उसको प्यूरिफाई करूंगा। इसके लिए अलग टाइम लगाता हूँ, फिर मैं इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग। मान लीजिए मैं पहले घंटे में ये बनाता हूँ, दूसरे घंटे में ये, तीसरे घंटे में एंड सो ऑन। मैं 1 बाय 1 इनको बनाते जाता हूँ और प्यूरिफाई करते जाता हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत सारे कंपाउंड्स बनाऊंगा, लेकिन इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा। सपोज मैं 10 कंपाउंड्स बना रहा हूँ और एक कंपाउंड में सपोज 1 घंटा लग रहा है, तो 10 कंपाउंड बनाने में मुझे लग जाएंगे 10 घंटे। और फिर ये रिएजेंट्स अलग अलग, ठीक, फिर उनका प्यूरिफिकेशन का खर्चा अलग, फिर उनकी आइसोलेशन का खर्चा अलग। लेकिन अगर मैं यही चालकोन कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस के थ्रू बना दूं, तो वहाँ पे क्या करूँगा मैं? उसके लिए टेक्निक्स अलग अलग है, मैं पहले समझाता हूँ। वहाँ पे क्या करता हूँ मैं? वहाँ पे लूँगा मैं ये एस्टोफिनोन 10 टाइप की, ये लूँगा मैं ये बेंजल्डिहाइड्स 10 टाइप की, तो इसके 10 और इसके 10, इनको मैं एक ही वेसल में मिला दूंगा। उसके लिए तरीके हैं, मैं बाद में समझा दूंगा वो तरीका क्या है। मान लो एक ही कंडीशंस में एक ही टाइप के रिएजेंट लगाएंगे, तो मुझे एट अ टाइम, यानी एक ही घंटे में मुझे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगी। सपोज यहाँ पे मुझे 3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यहाँ पे मैं 1 घंटे में 9 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, 1 2 3, है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, 3 और 3 हो जाते हैं 9 कॉम्बिनेशंस। कितने? 9 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने घंटे में? 1 आवर में। जबकि वहाँ पे 3 घंटे में 3 ही मॉलिक्यूल्स और 9 घंटे में 9 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 1 घंटे में 9 मॉलिक्यूल्स, राइट, क्योंकि मैं एक ही वेसल में ये सब मिला रहा हूँ एक साथ। लेकिन ये ऐसा रैंडमली नहीं मिला सकते हम, इसके लिए तरीके हैं। ये तरीके मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में एक्चुअली हम काम कैसे करते हैं। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री को पहले हम यहाँ पे देखेंगे। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हम पहले एक लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। लाइब्रेरी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एट अ टाइम बनाते हैं। समझ में है ना? एक बड़ा ये बनाते हैं, लॉट बनाते हैं। लॉट नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा कि एक
बड़ा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन कंपाउंड्स को स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब हम टेस्ट करते हैं जिस चीज़ के लिए हमें वो चाहिए। सपोज हमें कोविड के लिए चाहिए तो हम अगेंस्ट कोविड उनको उस लाइब्रेरी को स्क्रीन करेंगे। अब ये लाइब्रेरी बनाने के हमारे पास में दो तरीके हैं। ये ऐसा मतलब हम रैंडमली मिक्स नहीं करते हैं कंपाउंड्स, हमारे पास में दो तरीके हैं, क्योंकि बाद में उसको आइसोलेट भी करना पड़ता है ना। तो वो तरीके बताता हूँ। उनमें हमारे पास में पहला जो मेथड है दैट इज सॉलिड फेज मेथड, दूसरा जो है सोल्यूशन फेज मेथड, सोल्यूशन फेज सिंथेसिस। अब सॉलिड फेज जो है इसमें भी दो बेसिक टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है स्प्लिट पूल सिंथेसिस, या उसको बोलते हैं स्प्लिट एंड मिक्स सिंथेसिस, यानी पहले अलग करो फिर मिक्स करो, फिर अलग करो फिर मिक्स करो। इसी को बोलते हैं स्प्लिट पूल, पूल मीन्स मिक्स, स्प्लिट पूल सिंथेसिस। और दूसरा जो है वो पैरेलल सिंथेसिस, यानी पैरेलली बनाओ सबको। ये दो तरीके मैं आपको सिखा दूंगा और इसको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहले लेते हैं हम स्प्लिट पूल सिंथेसिस। करते क्या हम सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज की बात कर रहा हूँ मैं। सॉलिड फेज में हम एक रिएक्टेंट को बंद कराते हैं, और बंद किसके साथ में कराते हैं, एक रेजिन के साथ में। किसके साथ, रेजिन बीड लेते हैं, यानी एक पॉलीमर लेते हैं, पॉलीमर, उसके साथ में इसको बंद कराते हैं। ये पॉलीमर मैं आगे दिखा दूंगा। उसके साथ में एक रिएक्टेंट को बंद करा देते हैं, रिएक्टेंट। जैसे हमने एस्टोफिनोन को यहाँ पे बंद करा दिया, उसका एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे बंद करा दिया, उसके बाद में इस रिएक्टेंट के साथ में हम डिफरेंट रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं, वो मैं समझा दूंगा कैसे। पहले हम लेते हैं रेजिन। मान लीजिए ये लिया हमने रेजिन, ये रेजिन की बीड्स है। ये यहाँ पे कितने बीड्स दिख रहे हैं आपको, 9 बीड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीड्स, ठीक है। तो 9 पॉलीमर बीड्स, यानी दाने लिए हमने, दाने समझते ना आपको, बीड, माला, ठीक। तो ये बीड्स जब लिए, इनको हम पहले अलग करते हैं 3 हिस्सों में। सपोज मैं 3 हिस्सों में करूँगा तो मेरे पास में आ जाएंगे यहाँ पे 3 बीड्स, यहाँ पे 3 बीड्स, यहाँ पे 3 बीड्स, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया। अलग करने के बाद में इन 3 बीड्स को, इसको मैं रिएक्टेंट ए के साथ में मिला देता हूँ। बात समझ लेना, यहाँ पे रिएक्टेंट बी के साथ, यानी इसके साथ मैं रिएक्टेंट बी अटैच करता हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट सी अटैच करता हूँ। अब ये बीड्स जो है ना, इनकी अब प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। इसके साथ में ए अटैच है इन बीड्स के साथ, इन 3 बीड्स के साथ में बी अटैच है, इन 3 बीड्स के साथ में सी अटैच है। सी क्या है, सी एक कंपाउंड है जो हमने हाइपोथेटिकली ले लिया। समझ में आया। अब देखो उसके बाद में क्या करेंगे, इनको करेंगे हम मिक्स। क्या करेंगे, वापस मिक्स। उसको कहते हैं मिक्स या कहते हैं पूल, मिक्स और पूल, यानी स्प्लिट एंड पूल। अलग करो फिर मिक्स करो। मिक्स का मतलब रहता है पूल, या पूल का मतलब रहता है मिक्स। अब मिक्स किया तो हमें फिर से वो 9 बीड्स एक साथ मिल गए, लेकिन अब वो एक जैसे नहीं है। इनमें 3 में ए जुड़ा हुआ है, 3 में बी जुड़ा हुआ है, 3 में सी जुड़ा हुआ है। मिक्स करने के बाद में इनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में अगर इन ए बी सी रिएक्टेंट्स पे कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप है तो वो हटा देंगे ताकि वो फर्दर रिएक्ट कर सके। समझ में आना। अब देखो क्या करते हैं, उसके बाद में इन 9 बीड्स को फिर से अलग करते हैं। अब हमारे पास में 9 बीड्स हैं जिनमें 3 तरह के कंपाउंड्स हैं, और वो बीड्स हमने मिक्स किए, और हमें अब मालूम नहीं कि किस में कौन सा कंपाउंड। मिक्स करने के बाद में इसको फिर से 3 हिस्से करेंगे। अब 3 हिस्से किए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए वाले अलग हो जाएंगे, बी वाले अलग और सी वाले अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब एक वायल में भी ए बी सी टाइप के मॉलिक्यूल जाएंगे, दूसरे में भी जाएंगे ए बी सी, तीसरे में भी जाएंगे ए बी सी। लेकिन बात याद रखना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर बराबर जाएंगे, किसी में कम और किसी में ज़्यादा भी जा सकते हैं। सपोज किसी में ए के 5 मॉलिक्यूल गए तो किसी में ए का 1 ही मॉलिक्यूल गया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी। क्लियर।
और यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, इनको हमने अलग किया, इसमें भी ABC मॉलिक्यूल्स आ गए, इस वायल में भी, इसमें भी ABC मॉलिक्यूल्स आ गए और इसमें भी ABC मॉलिक्यूल्स आ गए, राइट। उसके बाद में इस वाले डब्बे को, इस वाले वायल को हम रिएक्ट कराएंगे कुछ अलग रिएजेंट, दैट इज D। इसको रिएक्ट कराएंगे E से, इनको रिएक्ट कराएंगे F से। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ हमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल गए। इसको हम फर्दर भी करा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे रोक दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। अब हमें जो टाइप मिल गए मॉलिक्यूल्स इस वाइल में, यानी इस फ्लास्क में, हमें एक टाइप का मॉलिक्यूल है AD जो पॉलीमर के साथ अटैच है, दूसरी टाइप का है BD, तीसरी टाइप का है CD, राइट। यहाँ पे है एक टाइप का AE, दूसरा का BE, फिर CE, फिर यहाँ पे AF, BF, CF। समझ में आया ना? ये दीज आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी AD की, BD की अलग होगी, CD की अलग होगी, AE मॉलिक्यूल की अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब देखो, अब मुझे अगर किसी डिजीज़ के अगेंस्ट इनको चेक करना है तो मैं इनको मिक्स करके एक साथ भी चेक कर सकता हूँ, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पहले इस वाइल को चेक करूँगा, फिर इस वाइल को चेक करूँगा, इस वाइल को चेक करूँगा, इनमें देखूँगा मैं किस वाइल में एक्टिविटी अच्छी आ रही है। सपोज अब इस वाइल में मुझे एक्टिविटी अच्छी मिल गई, इस वाइल में, इन दोनों में एक्टिविटी अच्छी नहीं मिली, यानी इस वाइल में कुछ है जो कोविड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का तो मुझे काम नहीं है, ये 6 मॉलिक्यूल्स में फेंक दूंगा। अब रह गए ये 3 में से मुझे निकालना है लीड मॉलिक्यूल, तो इनको करूंगा मैं सेपरेट। क्या करूंगा? सेपरेट। फिर इनको मैं अलग कर करके इसका टेस्ट अलग करूंगा, इसका टेस्ट अलग करूंगा, इसका टेस्ट अलग करूंगा। सपोज टेस्ट करने के बाद में मुझे पता चला कि इनमें सिर्फ ये काम करता है, तो मुझे फटाक से लीड मिल गया, फटाक से लीड मिल गया। अब अगर मुझे लीड मिल गया, अब मैं इसी की सिंथेसिस करूंगा बल्क में, यानी बड़े स्केल पे, यानी मैं C लूंगा और C के साथ में सिर्फ E रिएक्ट कराऊंगा, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। और इनको मैं प्यूरीफाई भी नहीं करूंगा, इनको मैं फेंक दूंगा, ठीक है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, राइट। शाबाश, ये हो गया एक मेथड, इसको बोलते हैं स्प्लिट पूल मेथड। अब मैं दूसरा मेथड दिखाता हूं आपको, ठीक है। दूसरा मेथड शुरू करने से पहले आप इसके एडवांटेजेस अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसमें लार्ज लाइब्रेरी बना सकते हैं लेस टाइम में, किसमें? स्प्लिट पूल मेथड में। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें हमें कम्प्लेक्स मिक्सचर्स मिलते हैं और हमें टैगिंग करनी पड़ती है, यानी हमें निशान रखना पड़ेगा, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का, राइट। अब जो दूसरा तरीका है वो है पैरेलल सिंथेसिस। इसको गौर से देखो, यहाँ पे भी मैंने 9 बीड्स लिए, इन 9 बीड्स को लेकिन मैं पहले ही अलग कर दूंगा। मैं इनको अलग कर दूंगा 3 हिस्सों में। इसके बाद में इन तीनों को A के साथ रिएक्ट कराऊंगा, इनको B के साथ रिएक्ट कराऊंगा, इनको C के साथ रिएक्ट कराऊंगा। ये छोटे छोटे वाइल लूंगा मैं, ठीक है, छोटे छोटे वाइल। उसके बाद में हो गया ABC बन गए, ABC 3 टाइप के कंपाउंड बन गए मुझे। ये जो है ना, ये बीड्स, ये पॉलीमर बीड्स, इसके साथ में एक कंपाउंड, इसके साथ B, इसके साथ C। अब उसके बाद में क्या करूंगा मैं? उसके बाद में ये A वाले जो है ना, A वाले कितने मिलेंगे? यहाँ पे A, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे B, 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 यहाँ पे B। A वालों को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, 1 2 3। B वालों को भी 3 हिस्सों में, C वालों को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद में A वालों को, एक A को मैं रिएक्ट कराऊंगा D से, दूसरे को कराऊंगा E से, तीसरे को कराऊंगा F से। यहाँ पे भी B वालों को अलग करके एक B को कराऊंगा रिएक्ट D से, फिर दूसरे को E से, तीसरे को F से। C वालों को भी ऐसे ही, लेकिन अलग अलग वाइल में। मैंने पहले ही इनको अलग अलग किया,
अब इसका चेंबर अलग है, इसका चेंबर अलग है, इसका चेंबर अलग है, इसका चेंबर अलग है, लेकिन ये एक ही साथ हो रहा है। ये छोटे माइक्रोवायल्स ले सकते हैं हम। मान लो एक डब्बा है जिसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, समझ में ना, खाना समझते ना, वो खाने का खाना नहीं जो हम ईटिंग नहीं, खाना मतलब यहाँ पे डब्बा, छोटे छोटे डब्बे, कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट्स। एक सपोज हमने डब्बा लिया, उसके हमने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दिए, तो ये 3 कंपार्टमेंट्स अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग। इस तरह हम रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब मिल गए मुझे ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये अलग अलग वायल्स में, वायल्स मीन्स छोटे ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में जब मैंने ये मिला दिया तो मुझे यहाँ पे मिल गया AD, यहाँ पे मिल गया AE अलग कंपाउंड, यहाँ पे मिल गया AF अलग कंपाउंड, यहाँ पे BD अलग कंपाउंड, यहाँ पे BE अलग कंपाउंड, यहाँ पे BF अलग कंपाउंड, यहाँ पे CD अलग कंपाउंड, यहाँ पे CF अलग कंपाउंड, यहाँ पे CE अलग कंपाउंड, CF अलग कंपाउंड, ठीक है। इनको मैं अलग अलग स्क्रीनिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टैगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मुझे मालूम है इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। एट अ टाइम हमने बनाया अंडर सेम कंडीशंस, और इसको आइसोलेट करना भी उतना टफ नहीं है, सीधा एक्टिविटी के लिए दे दिया, काम जो काम करेगा, मान लीजिए इसमें से इसने काम किया, ये काम का है, बाकी सब बेकार, तो ये हमारा हो गया लीड मॉलिक्यूल। समझ में आया, शाबाश। तो ये थी सॉलिड फेज सिंथेसिस, और ये वाला मेथड था पैरेलल सिंथेसिस, यानी हम पैरेलली मैं बोलूँगा एक साथ बनाते हैं, लेकिन एक साथ बनाते हैं अलग अलग वायल्स में, पैरेलली बनाते हैं, एक टाइप के रिएजेंट सब में मारते हैं, लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं। समझ में है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, हमें मिल रहे हैं हमें, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। अब देखो सॉलिड फेज सिंथेसिस में जो मैंने आपको बताया ना, पॉलीमर वो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब जैसे मैरीफील्ड रेजिन जो है, उसमें जो रेजिन लिया गया था वो था क्रॉस लिंक्ड पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है, उसमें किया गया यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, किसके साथ में, CH3OCH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकल गया, और ये जो CH2Cl है ना, ये यहाँ पे मान लीजिए अटैच हो गया, या यहाँ पे अटैच हो गया, ये बन गया पॉलीमर विद CH2Cl। अगर मैं इस CH2Cl को किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में, सपोज मेरे पास में एक एस्टोफिनोन है, एस्टोफिनोन ही लूँगा मैं, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, एस्टोफिनोन है, और यहाँ पे इसके साथ में OH ग्रुप है, क्या है, OH ग्रुप, राइट। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करा दूं तो ये जो एस्टोफिनोन है ये इस पॉलीमर के साथ में बंद हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया। अब किसने ये बंद किया, ये इसकी वजह से ये सबस्ट्रेट जो है ना, ये रिएक्टेंट जो ये पॉलीमर के साथ में इसकी वजह से बंद हो गया, इस ग्रुप की वजह से यहाँ से HCl निकल जाएगा, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड लिंकर ग्रुप। क्या कहते हैं, लिंकर ग्रुप, राइट। यहाँ तक समझ में आया, शाबाश। तो इस तरह से हम रेजिन बीड के साथ में एक रिएक्टेंट पहले बंद कराते हैं, और उसके बाद में हम बाद में इसके ऊपर चालकोन बना सकते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले चालकोन डिस्कस किए। इसको बंद करके चालकोन बनते जाएंगे, ठीक। चालकोन बनने के बाद में मान लीजिए ये एक पॉलीमर बीड है, इसके साथ में एक चालकोन यानी C1 अटैच हो गया, इसके साथ में दूसरा C2 अटैच हो गया, इसके साथ में तीसरा चालकोन अटैच हो गया C3। हर एक बीड के साथ में अलग अलग चालकोन है, सॉलिड फेज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हर एक रेजिन बीड के साथ में अलग अलग चालकोन अटैच हो गया। अब इसको प्यूरिफाई करने का चक्कर भी नहीं है, आप बीड्स अलग करो, चालकोन खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, है ना। ये चालकोन अलग, ये अलग, ये अलग, इस बीड पे अलग चालकोन, इस बीड पे अलग चालकोन, इस बीड पे अलग चालकोन। उसके बाद में इसको इसकी एनालिसिस करो, अगर काम का है तो ठीक है, नहीं तो फेंक दो।
लेकिन बनाने के बाद में हमें इसको वापस डिटेच करना पड़ता। यानी चालकून जब अलग अलग बन गए, हमने चालकून को अलग अलग बीड के ऊपर बनाया, उसके बाद में हमें इसको डिटैच करना पड़ेगा, यानी इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को वापस। समझ में आया? तो यहाँ पे सॉलिड फेज सिंथेसिस में एक ही चक्कर है, वो है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अटैच कैसे कराते हैं और पॉलीमर किस तरह रहता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का जो दूसरा मेथड है वो है क्या बोलते हैं इसको, सोल्यूशन फेज मेथड। सोल्यूशन फेज मेथड में क्या करते हैं हम? सोल्यूशन फेज मेथड में हम अलग अलग वायल लेते हैं। मान लीजिए ये वायल लिए, ये वायल लिए, ये वायल, और इसको हमने एक चेंबर के अंदर रख दिया, ये वायल्स अंडर सेम कंडीशंस। ठीक, अब देखो इस वायल में मान लीजिए यहाँ पे एक में A1 लिया, दूसरे में A2 लिया, तीसरे वायल में A3 लिया, और उसके ऊपर मैं बाद में रिएजेंट्स डालता हूँ। यहाँ पे A1 के साथ में डाल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये है, ये भी A1 है, ये भी A1 है, यहाँ पे A2, A2 और A2, ये A3 और A3 का वायल है, मतलब फ्लास्क है। इसके बाद मैंने इस पे डाल दिया B1, इसके बाद में डाल दिया B2, इसके बाद डाल दिया B3, यहाँ पे B1, B2, B3, B1, B2, B3। लेकिन कौन से फेज में मैं ये रिएक्शन जो है सोल्यूशन में करता हूँ? सोल्यूशन फेज। यहाँ पे सॉलिड फेज नहीं है, यहाँ पे सॉलिड में रिएक्शन नहीं है। अब सोल्यूशन फेज में मैं जिस तरह आम रिएक्शंस करता हूँ उसी तरह यहाँ पे भी रिएक्शंस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं अलग अलग फ्लास्क में। समझ में आया? क्लियर? इसमें भी स्प्लिट पूल टाइप हो सकता है या वो पैरेलल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेहतर ये रहेगा कि मैं अलग अलग वायल्स में ये रिएक्शन करा दूँ। ठीक, उसके बाद में मैं इसके ऊपर रिएजेंट डालते जाता हूँ और रिएक्शन होती जाती है, राइट। सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पे एक रिएक्शन लेता हूँ, यहाँ पे RnH2 एमाइन एक लेता हूँ, उसके साथ में रिएक्शन कराता हूँ मैं किसी एसिड क्लोराइड का, यानी एसाइल क्लोराइड R2 इन प्रेजेंस ऑफ TEA मतलब ट्राइथाइल एमाइन है, ट्राइथाइल एमाइन ये बेस है, ठीक है, ताकि यहाँ से एसिड निकल जाए। यहाँ से एसिड निकल जाएगा HCl निकल जाएगा बाहर, और हमें मिल जाएगा एमाइड RNH डबल बॉन्ड O और 2, राइट। ये R1 है, ये R2। अब ये R1 और R2 कुछ भी रह सकते हैं, इनको हम अलग अलग ले सकते हैं, तो हमें अलग अलग एमाइड्स मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें, अगर हम यहाँ पे 3 एमाइन्स लेंगे, 3 टाइप के एमाइन्स और 3 टाइप के एसाइल हैलाइड्स, तो हमें यहाँ पे 9 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और ये हम एक एट अ टाइम बना सकते हैं, ठीक है। और हमें ये जो है ना रिएजेंट हमें हर एक में एक ही टाइप का डालना, हर एक फाइल में, तो ये बन जाता है सोल्यूशन फेज सिंथेसिस, राइट। लेकिन सोल्यूशन फेज सिंथेसिस जो है ना, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सपोज हमने मल्टी स्टेप किया, हमें 4-5 स्टेप करने हैं। सपोज हमने पहले A मिला दिया, B मिला दिया, फिर इसके साथ में हमने C डालना है, फिर D डालना है, फिर E डालना है, तो ये अलग अलग रिएजेंट्स है ना, और ये सब सोल्यूशन में हो रहे हैं। तो सोल्यूशन में चांसेस हैं कि यहाँ पे बहुत सारी साइड रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी? साइड रिएक्शंस। और यहाँ पे साइड रिएक्शंस के साथ में पॉलीमर भी बन सकता है, पॉलीमराइजेशन हो सकती है, और साथ में यहाँ पे वो टार, आपको ऐसे ब्लैक कलर का ऐसा ऑयली जैसा दिखता है फ्लास्क में कभी कभी, उसको बोलते हैं टारिंग, यानी टार फॉर्मेशन, तारकोल जैसा बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन फेज में एक फायदा भी है। सॉलिड फेज में आपको जो रिएक्शंस करने पड़ते हैं ना, वो सिलेक्टेड टाइप रिएक्शंस, यानी सिलेक्टेड प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे। यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे आप मतलब जो आम रिएक्शंस में आप प्रोसीजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ इतना ख्याल रखना कि साइड रिएक्शन ना हो। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज में फ़र्क क्या रहता है। सॉलिड फेज में हम एक ही वेसल में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वेसल में एक ही कंपाउंड मिलता है। अगर रिएक्शन सीधी सीधी हो जाए तो, साइड रिएक्शन ना हो तो। दूसरा, यहाँ पे हम कंपाउंड जो है स्मॉल अमाउंट में मिलता है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटीज में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन आसान है। क्यों? क्योंकि बीड पे कंपाउंड है, बीड्स को अलग करो तो कंपाउंड अलग हो गया। आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन इज सिंपल। बट यहाँ पे आपको वर्कअप करना ही पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको पहले वॉश करना है, जो भी एसिड बेस होगा वो वॉश करना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक लेयर, इनऑर्गेनिक लेयर अलग अलग है ना। उसके बाद में उसको ड्राई करना है, फिर थोड़ा सा प्यूरिफाई करना है ना। प्यूरिफाई करने के बाद में आप उसको ये कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो स्टेप्स है ना सॉलिड फेज में, वो एक्स्ट्रा लगते हैं। कौन कौन सा? पहले आप कंपाउंड को अटैच कराओ, किसके साथ में? पॉलीमर के साथ में, यानी लिंकेज। उसके बाद में उसको डिटैच कराओ, यानी क्लीवेज कराओ। यहाँ पे वो नो एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लगती सॉल्यूशन फेज में। इसी तरह से यहाँ पे आप लिमिटेड केमिस्ट्री कर सकते हैं। लिमिटेड केमिस्ट्री का मतलब लिमिटेड टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं वो लिमिटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेड केमिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे जो आम रिएक्शंस, जो आम कन्वेंशनल मेथड्स में रिएक्शंस होती है वो यहाँ पे भी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो लिमिटेड कंपाउंड्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे हमारा टारगेट प्रोडक्ट इजीली मिल सकता है। यहाँ पे साथ साथ में जो ना साइड रिएक्शंस बहुत हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड रिएक्शंस आर पॉसिबल, लार्ज नंबर ऑफ साइड रिएक्शंस आर पॉसिबल। ये जो है सॉलिड फेज, इसको आप रोबोट के थ्रू भी करा सकते हैं, यानी ऑटोमेटेड मेथड भी है ये, यानी थ्रू कंप्यूटर में आपने प्रोग्राम किया, वो खुद ब खुद रिएक्शंस होती जाएंगी, यानी खुद ही रोबोट मिक्स करते जाएगा। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सॉलिड फेज में आप रिएजेंट अगर ज़्यादा भी डाल देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिएजेंट ज़्यादा डालेंगे उसके बाद में प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे रिएक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है सॉलिड फेज में, इसमें रिएक्शन टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इसमें कम रिएक्शन टाइम लगता है सॉल्यूशन फेज में। ये दोनों कॉम्बिनेटोरियल सिंथेसिस, ये याद रखना। अब कॉम्बिनेटोरियल के अगर आपसे कोई एडवांटेजेस पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कॉम्बिनेटोरियल में हम ये फास्ट मेथड है, फास्ट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसमें हमें पैसा बच जाता है, टाइम बच जाता है, ये इजी है। इसमें टाइम और पैसा दोनों बच जाता है। ये इजी भी है, इजी टू हैंडल, और आइसोलेट भी इजीली कर सकते, क्योंकि बीड ही अलग करनी है, और प्यूरिफिकेशन इजी है। ये ड्रग डिस्कवरी में काम आता है, और ड्रग डिस्कवरी हम फास्ट कर सकते हैं इस मेथड से। कौन से? कॉम्बिनेटोरियल से। इसके बाद में ड्रग ऑप्टिमाइजेशन, यानी कौन सा ड्रग बेस्ट फिट है वो भी हम इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एफिशिएंसी जो है रिएक्शन की, वो कंपाउंड साइज के साथ साथ में और चेंज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी के साथ में चेंज होती है, फंक्शनल ग्रुप के साथ में चेंज होती है। कंपाउंड्स जनरली एकायरल रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मिक्सड कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिल जाता है। और इसमें खतरा भी यह है कि अगर हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो मान लीजिए किसी एक आइसोमर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक ही आइसोमर मिल जाए, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है, ठीक है। वो इसकी डिसएडवांटेज है। तो आई होप मैंने ये फास्ट बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मजबूरी आज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।